गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जलवायु विज्ञान के परिभाषा एवं विषय क्षेत्र को जानेंगे और मौसम और जलवायु में क्या अंतर है ये भी हम जानेंगे। जलवायु विज्ञान के जलवायु और मौसम को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम उन दशाओं का अध्ययन करते हैं जो प्राकृतिक होता है, जैसे स्थल मंडल में हम प्राकृतिक आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जल मंडल में हम महासागरों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार वायुमंडल में हम वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल की दशाओं से मतलब है कि वायु में नमी की मात्रा, वायुदाब की मात्रा, पवनों की गति, तापमान और सौर विकिरण, इंसुलेशन, ये सारी दशाएं जो है वो मौसम को निर्धारित करती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौसम क्या है। तो मौसम जो है वायुमंडल की अल्पकालिक दशाएं होती है। अल्पकालिक दशा में किसी छोटे क्षेत्र में थोड़े से समय की वायुमंडलीय दशाएं, जैसे आर्द्रता, तापमान, वर्षा कितनी है, वायु की गति कैसी है, वायु दाब कितना है, ये सारा जो है वो मौसम कहलाता है, मौसम की दशाएं कहलाती है। जो क्षणिक होता है, छोटे क्षेत्र पे होता है और क्षणिक होता है, पल पल बदलता है। जैसे कि हम देखें कि सुबह हम सो के उठते हैं तो हमारा वायुमंडल का तापमान अलग रहता है, उसमें नमी की मात्रा, आर्द्रता अलग होती है और आर्द्रता अलग होती है, तापमान अलग होता है, वायु की गति अलग होती है। उसके बाद जैसे जैसे समय ढलते जाता है तो तापमान और वायु दाब में, तापमान में, आर्द्रता में अंतर आता है। तो हम कह सकते हैं कि मौसम का बदलाव होता है। मौसम का बदलाव रोज होता है, दिन प्रतिदिन हर समय क्षणिक होते रहता है। तो वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत होता है वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, जो क्षणिक होता है और साथ ही साथ छोटे क्षेत्र पे होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जलवायु क्या है। तो जलवायु क्या है, मौसम की दैनिक दशाओं के औसत का योग जो क्या कहलाता है, जलवायु कहता है। जलवायु को निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान विभाग ने 31 वर्षों की मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहा है, जलवायु कहा है। तो जलवायु मौसम अल्पकालिक दशाएं हैं, जबकि जलवायु दीर्घकालिक दशाएं हैं। मौसम जो होता है वो क्षणिक होता है, ये छोटे क्षेत्र पे होता है, जबकि जलवायु विस्तृत क्षेत्र पे होता है। मौसम की ये दैनिक दशाओं को अगर 3-4 महीना समानता रहती है तो वो ऋतु कहलाता है। और ऋतु हर 3 महीने 4 महीने में बदलते रहता है, परिवर्तनशील रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में देखते हैं, एक वर्ष में तीन बार मौसम में कुछ न कुछ, 3 महीने में मौसम में कुछ विस्तृत अंतर पाया जाता है, जिसको हम ऋतु कहते हैं। जैसे कि भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं जो पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ये 1 साल की दशा है। इसी प्रकार अगर हम 1 साल से 30 साल तक का हम अध्ययन करते हैं और इस प्रकार से 30 साल में भी जब तक समानता पाई जाती है तो वो उस देश की जलवायु कहलाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जलवायु मौसम की दीर्घकालीन दशाओं और विस्तृत क्षेत्र के दशाओं को हम जलवायु कह सकते हैं। तो जलवायु, एक विद्वान है ट्रिवेर्टा, उन्होंने कहा कि किसी स्थान की अल्पावधिक वायुमंडलीय दशाओं के संपूर्ण योग को मौसम कहते हैं, जो दैनिक अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। मौसम का बदलाव, मौसम का परिवर्तन हम दैनिक अनुभव करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक में हर क्षण प्रतिक्षण मौसम बदलते रहता है। तो ये है मौसम की दशाएं। लेकिन जलवायु क्या होता है, जलवायु विस्तृत क्षेत्र में होता है, विस्तृत क्षेत्र में और दीर्घकालीन और दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। जैसे कि ट्रिवेर्टा लिखते हैं कि जलवायु वायुमंडल की स्थायी दशा को कहते हैं। जलवायु वायुमंडल की स्थायी दशा को कहते हैं, जो वस्तुतः दिन प्रतिदिन रोज के मौसम की विविधता का संश्लेषण ही जलवायु कहलाता है। मतलब मौसम, क्योंकि मौसमी औसत से बढ़कर है, मौसम में जो दिन प्रतिदिन बदलाव होता है उससे औसत बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मौसमी दैनिक परिवर्तन होता है। गतिशील वायुमंडलीय विक्षोभों के विविध मौसमी पक्षों के मूल्यांकन के बिना जलवायु का अध्ययन बिल्कुल किया नहीं जाता। मतलब लंबे समय में दीर्घकालिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से मौसम की दशाएं होती है, ये सब क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है।
तो अगर हम देखें विशेषताओं के आधार पर, तो मौसम क्या होता है, मौसम लघु प्रदेश में होता है, लघु प्रदेश में वायुमंडलीय दशाओं का सूचक है, जबकि जलवायु एक विस्तृत प्रदेश में स्थायी वायुमंडलीय दशाओं का सूचक होता है। जलवायु लंबी काल अवधि का होता है, कम से कम 31 वर्षों की दशाओं, मौसमी दशाओं का को हम जलवायु कहेंगे, जबकि मौसम जो होता है वो क्षणिक होता है, हर दिन प्रतिदिन, हर मिनट, हर घंटे में मौसम का। तो सबसे पहले हम मौसम को और जलवायु को निर्धारित वाले कारकों को पर अध्ययन करेंगे। तो मौसम को निर्धारित करने वाले कारकों में, मौसम को निर्धारित करने वाले कारकों में पहला आता है सौर विकिरण। सौर विकिरण, तो सौर विकिरण भी मौसम को प्रभावित करता है या मौसम को निर्धारित करता है। जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है 23.5 अंश उत्तर से लेकर 23.5 अंश दक्षिण, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग क्या होती है, सीधी पड़ती है। यहाँ कर्क रेखा पर 21 जून को और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है, जबकि 23 सितंबर और 21 मार्च को यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इन क्षेत्रों में सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, तो यहाँ पर का जो मौसम होगा वो गर्म होगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों में जाते हैं, सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है, तो वहां पर का जो मौसम होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो मौसम को निर्धारित करने में सौर विकिरण, उसके साथ साथ वायु का तापमान, कितना वायु में तापमान है, वायु का तापमान, उसके अलावा वायु का तापमान, वायु का तापमान, तीसरा कारक होगा वायु दाब, तीसरा कारक होगा वायु दाब, वायु दाब, चौथा होगा पवने, पवने, और पांचवा है आर्द्रता एवं वर्षण, आर्द्रता एवं वर्षण। तो वायुमंडल में यदि ये सारे तत्व प्राप्त विद्यमान है, उसके अलावा छठवा है मेघों की मात्रा, मेघों की मात्रा। तो ये सारे तत्व जो है वो मौसम को निर्धारित करते हैं। ये सभी तत्व मिलके मौसम की उत्पत्ति करते हैं। मौसम में किस प्रकार का सूर्य विकिरण कितना है, वायु में तापमान कितना है, और वायु दाब कितना, कैसे है, पवनें कैसी है, और आर्द्रता, वर्षण, ये विभिन्न स्थानों पर इसकी मात्रा में किसी की भी मात्रा में कम ज़्यादा होती है, तो वो एक दूसरे स्थान से वो मौसम अलग हो जाता है। या फिर दिन में भी सुबह कितनी मात्रा में मेघ है, आर्द्रता है, तापमान कितना है, और धीरे धीरे तापमान कितना, किस प्रकार से दिन वृद्धि होती है, तो ये इसी को सबको हम क्या कहेंगे, मौसम का परिवर्तन कहेंगे। तो ये है मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व। इसके पश्चात हम जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व है अक्षांश। अक्षांश पहला है अक्षांश, मतलब कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक और विषुवत रेखा से मकर रेखा तक इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती है। तो जो क्षेत्र इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे आएगा, जिस निम्न अक्षांश के क्षेत्र पे आएगा, वहाँ पर जलवायु जो होता है वो उष्ण ही होगा, उष्ण आर्द्र जलवायु वहाँ पर कहलाएगा। लेकिन जो उष्ण अयनवृत्त, मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 अंश अक्षांश, या फिर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश अयनवृत्त जो है वो, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, तो वहाँ पर का जो जलवायु होगा वो नम होगा। और ऊपर जाते हैं उच्च अक्षांशों में 90 डिग्री तक या 80 डिग्री तक, तो वहाँ पर की जो मौसम जलवायु होगा वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी, मतलब हिमाच्छादित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। तो जलवायु को निर्धारित करने में अक्षांश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि केवल अक्षांश ही जलवायु को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि ऊंचाई भी, जैसे जैसे हम किसी क्षेत्र पे जाते हैं, अगर कोई स्थान निम्न अक्षांश में भी है लेकिन अपनी ऊंचाई पर है, विशिष्ट ऊंचाई पर है, तो वहां पर की जलवायु क्या हो जाएगी, कम निम्न हो जाएगी, वहां पर के तापमान जो है वो कमी आता है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं, 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो जैसे जैसे कोई भी स्थान यदि ऊंचाई पर है, तो वहां पर का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां पर की जलवायु नीचे समुद्र सतह से जितने ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। तो जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचाई भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा कारक हो गया ऊंचाई, दूसरा हो गया ऊंचाई,
उसके पश्चात हम देखेंगे कि स्थल और जल का वितरण, स्थल एवं जल का वितरण, स्थल एवं जल का वितरण। स्थल एवं जल का वितरण भी जलवायु को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कोई समुद्र का तटीय क्षेत्र है, इस समुद्र का तटीय क्षेत्र, जैसे कि हम देखते हैं भारत में जो भारत का जो क्षेत्र है केरल, तो इस क्षेत्र पे जो समुद्र तट है, समुद्र तट और जल स्थल भाग, तो जो क्षेत्र समुद्र तट से लगा हुआ होगा, जो क्षेत्र समुद्र तट के पास होगा, वहां पर समकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल का जो स्वभाव होता है वो जल्दी देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। और यहाँ पर से जो जल समीर थल समीर चलता है, तो वहाँ पे समुद्र के तटीय क्षेत्र पे आर्द्रता की मात्रा जो है वो अधिक होती है। जैसे हम बताएं भारत में केरल में मानसून पहले पहुंचता है, जैसे जैसे हम महाद्वीपीय क्षेत्र में मानसून पहुंचता है, वर्षा की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो किसी भी क्षेत्र के हम जलवायु को निर्धारित करने में जल और थल का वितरण भी बहुत ही प्रभावित करता है। जो क्षेत्र जल और थल से घिरा हुआ है वहाँ पर समकारी प्रभाव पड़ता है, और दूसरी बात है कि वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है, वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा प्राप्त होती है। उसके बाद देखते हैं समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। जब कोई भी स्थान समुद्र से दूर होते जाता है, जैसे समुद्र की दूरी बढ़ते जाती है, तो वर्षा की मात्रा में भी क्या हो जाती है, कमी आते जाती है ना। तो जलवायु को निर्धारित करने में समुद्र से दूरी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखते हैं पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा। जैसे कि हम देखते हैं कि पवनों की दिशा, पवन यदि समुद्र सतह से आ रही है और स्थल की ओर जा रही है, तो वो हमेशा क्या लेके जाएगी, नमी लेके जाएगी, जिसका प्रभाव वर्षा पर अवश्य पड़ेगा। लेकिन अगर शुष्क क्षेत्र से आने वाली हवाएं और स्थल भाग में प्रवेश करेगी, तो वो वर्षा आर्द्रता ग्राही पवनें नहीं होंगी और वो वर्षा नहीं कर पाएंगी, तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, वर्षा विहीन क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन जिस क्षेत्र पे समुद्र की ओर से आने वाली अगर हवाएं हैं, उस दिशा से हवाएं आ रही है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, आर्द्रता लेके आके वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद छठवां हो गया समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं भी जलवायु को निर्धारित करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई क्षेत्र समुद्र गर्म जलधारा है, अगर किसी से कोई समुद्र का तट गर्म जलधारा का प्रदेश है, तो वहाँ पर गर्म जलधारा के प्रभाव से उस क्षेत्र में क्या होता है कि गर्मी तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए कि हमारा भारत जो है वो मानसूनी जलवायु प्रदेश है। हमारे भारत में जून में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि समुद्र की धाराएं, दक्षिण भारत में समुद्र की धाराएं ठंडी होती है, जिसके कारण से ठंडी हवाएं जून में ऊपर कर्क रेखा पर जब निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्रवेश करती है, और समुद्र तटीय होने के कारण वहां से हवाएं आर्द्रता लेके ऊपर की ओर आती है। लेकिन अगर जब एल नीनो ईयर होता है, आगे हम पढ़ेंगे एल नीनो क्या है, पर एल नीनो ईयर जब होता है तो हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वहाँ पे गर्म जलधारा बह जाती है, और गर्म जलधारा होने के कारण समुद्र के दक्षिण महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और वहीं से भी हवाएं जो वो संवहन की क्रिया वहीं से ही होने लग जाती है, जिसके कारण कर्क रेखा पर जून में निम्न वायुदाब केंद्र होने के कारण भी वहां तक हवाएं प्रवेश नहीं कर सकती और संवहन वहीं पर हो जाती है, जिससे हमारे मानसून में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो इस प्रकार की समुद्र की जलधाराएं भी किसी क्षेत्र के तापमान या वर्षा को प्रभावित करती है। उसके बाद आते हैं समुद्री धाराएं के बाद आते हैं चक्रवात भी किसी देश की या किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि जो क्षेत्र चक्रवात के प्रभाव के क्षेत्र में आता है, जो देश या जो क्षेत्र जो है वो चक्रवात के प्रभाव के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में अधिकतर जो चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं। अरब सागर में बहुत ही कम चक्रवात आता देखने को मिलते हैं, या नहीं की बराबर देखने को मिलता है। उसके बहुत सारे कारक होते हैं, हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो
जो चक्रवात क्षेत्र जो निम्न दबाव का केंद्र बनता है वो भारत के और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब के केंद्र और चक्रवाती दशाएं पाने जाने के कारण भारत के उड़ीसा, खासकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा से भी प्रभावित होती है। तो चक्रवात भी किसी क्षेत्र के या किसी देश के जलवायु को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से हम समझे कि मौसम जो है वो वायुमंडलीय दशाओं का जो क्षणिक और क्षणिक या अल्पकालिक दशाएं होती है और जो छोटे क्षेत्र पे लागू होती है, छोटे क्षेत्र में मतलब जो छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। जबकि मौसम जो होता है वो मौसमी दशाओं का ही औसत होता है, लेकिन एक विस्तृत क्षेत्र में मौसमी दशाएं होती है, मौसमी दशाओं का क्षेत्र होता है और वो बहुत लंबे वर्षों तक का, कम से कम 31 या 30 साल के मौसमी दशाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जलवायु विज्ञान क्या है और जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र क्या है।